ये डेटा मैडम ने आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने बड़े बड़े बता दिए, दियामर बादशाह 13 लाख एकड़ जमीन इरिगेट करेगा। कलाबाग डैम के साथ लिंक प्रोजेक्ट क्या है? लिंक प्रोजेक्ट्स विद कलाबाग, फॉर एग्जांपल थल केनाल, थल केनाल कलाबाग के साथ लिंक्ड है। उसके बाद फिर कच्ची केनाल है, बलूचिस्तान की तरफ बन रहा है, ये क्या नाम है, सुई की तरफ कच्ची केनाल, ये लिंक्ड है। तीसरा चश्मा राइट बैंक केनाल टू, चश्मा राइट बैंक केनाल टू, ये केपी में है डीआई खान के साथ, एटसेट्रा। तो जिधर भी डैम बनेगा, वो मीडियम हो, वो लार्ज हो, वो स्मॉल हो, उसके साथ केनाल सिस्टम मस्ट होता है। क्योंकि प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डैम इज एग्रीकल्चरेशन, यानी वाटर स्टोरेज, जिसको हम वाटर लाइफ कहते हैं, वो बढ़ाना। और वो बढ़ाने में पहला किसके लिए जरूरी है? एग्रीकल्चर के लिए। सो प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डैम इज टू इरिगेट। मैंने 2 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए, और हर पॉइंट को इतना एक्सप्लेन करता हूं कि उस पर अलग क्वेश्चन आए तो तुम लोग को उसको कर सको। तीसरा पॉइंट भी उतना ही बड़ा है, इसलिए इसको भी उतना ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। डैम्स should be built in order to increase hydel generation or to produce cheaper electricity generation. To produce cheaper electricity generation, Pakistan need dams. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. In order to produce بسم cheaper الله electricity, we الرحمن need to build الرحيم. dams. अगर हमने चीपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, हमें more than 60% of the electricity of Pakistan, या यूं कहिएगा कि 55 to 60% of the electricity of Pakistan being produced from oil, gas and coal. Oil, gas and coal, यानी हाइड्रोकार्बन से हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज्यादा जो हम प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ऑयल। दूसरा गैस से, तीसरा कोल से। कौन प्रोड्यूस करता है? आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स,
याद रखिएगा, हमारे मुल्क में सारी की सारी बिजली वापडा प्रोड्यूस नहीं कर रही। आपकी वापडा जो बिजली प्रोड्यूस कर रही है वो कोई 30% प्लस माइनस है, या 32% प्लस माइनस है ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बकिया बिजली प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कौन? आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक का नाम सबने सुना है, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई, के इलेक्ट्रिक, वो आईपीपी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। और वो बिजली बहुत महंगी है। कितने की हमें पर यूनिट पड़ रही है? ऑलमोस्ट 23 PKR पर यूनिट। कोई 23 रुपए पर यूनिट वो बिजली हमें पड़ रही है, जो बहुत महंगी है। और फिर इसका इफेक्ट किस पे है? नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी का मेजर इफेक्ट हम पे क्या है? बड़े बड़े इफेक्ट्स। नंबर 1, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। हायर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं वो महंगे बन रहे हैं। क्यों महंगे बन रहे हैं? सबसे बड़ी वजह उसकी क्या है? बिजली महंगी है। दूसरा, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड टू द डोमेस्टिक सेक्टर हैज बिकम phenomenally expensive। जो डोमेस्टिक सेक्टर को हम बिजली दे रहे हैं वो बेतहाशा महंगी हो गई है। तो जनरल कंज्यूमर्स पे बर्डन बेतहाशा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हमारी बिजली महंगी है। तीसरा बड़ा नुकसान इससे हमें क्या हुआ? दैट इज सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट, ये किसी दिन पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सर्कुलर डेट हमारा इंक्रीज कर गया। अभी कितना है? 2.3 ट्रिलियन PKR से ज्यादा है, यानी 2300 अरब रुपए से ज्यादा है सर्कुलर डेट। गर्दशी कर्जा, जो बिजली की मद में हुकूमत पाकिस्तान पे कर्जा जमा हुआ है उसको गर्दिशी कर्जा कहते हैं। ये क्या है बाद में समझाऊंगा, लेकिन यहां पे इतना नोट कर दे कि करंटली आपका जो सर्कुलर डेट है वो 2300 अरब रुपए से 2300 अरब रुपए से ज्यादा हुआ है। तो महंगी बिजली के हम पे असरात क्या है मैंने वो बताया। इसने आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को, सोशल लाइफ को, इवन गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को नेगेटिवली इफेक्ट किया है महंगी बिजली ने। अब अगर हमने चीपर इलेक्ट्रिसिटी बनानी है या यूं कहिएगा, अगर हमने इन महंगे सोर्सेस से जान छुड़ानी है, पाकिस्तान मस्ट ऑप्ट फॉर चीपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कैसे? कौन कौन से? फॉर एग्जांपल
विंड प्रोजेक्ट्स, डैम्स पे बाद में आ रहा हूं। विंड से हम 4500 मेगावाट बिजली 2027 तक बनाने वाले। कुछ बन गए हैं, कुछ बनने अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ने बनना है। 2027 तक हम विंड प्रोजेक्ट से 4500 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने वाले। सोलर से 2027 तक द मिनिमम 3000 मेगावाट हम प्रोड्यूस करेंगे, इफ नॉट मोर। ठीक, इसके बाद सिविल न्यूक्लियर से कई सारे प्रोजेक्ट पहले बने हुए हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो नए बन रहे हैं या बनने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं। 2200 मेगावाट तो ऑलरेडी सिस्टम में आने वाली है, K2 K3 से। किसी दिन पढ़ाऊंगा वो आपको अलग, जब सी पैक पढ़ाऊंगा तो आपको ये पढ़ा दूंगा। और इस तरीके से C5 बनेगा। C1 2 3 4 तो पहले बने हुए हैं। तो सिविल न्यूक्लियर भी चीपर है कंपैरेटिवली। लेकिन सबसे अच्छा उसके बाद फिर थर कोल है, हमारा लोकल कोल। थर कोल से हम कोई नियरली 2500 मेगावाट प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सोर्स क्या होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स 2030 तक, 2030 तक हम 15,000 मेगावाट, कुछ 29 तक भी कह रहे हैं और कुछ 28 को भी फिगर को कोट कर, ईयर 2028 को भी कोट कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी अभी तक सामने आई है उसको कोट कर रहा हूं। 2030 तक हम 15,000 मेगावाट एडिशनल बिजली प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक। याद रखिएगा 12,000 मेगावाट कैपेसिटी हमारे पास पानी से अभी भी है। यानी 1947 से लेकर 2018 तक जो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी थी वो 12,000 हमने बिल्ड की। आने वाले 10 साल में हम कितनी बिजली प्रोड्यूस करने वाले हैं एडिशनल? 15,000 मेगावाट द मिनिमम। फॉर एग्जांपल दियामर बाशा डीबी मैंने कहा दैट इज 4500, कुछ तो 4800 भी कोट कर रहे हैं, तो हम भी वही 48 कोट करते हैं। 4800 मेगावाट। दासो कोई 4300 मेगावाट करेगा। सुखी किनारी 883 मेगावाट। 1 मिनट बच्चों, अजान हो रही है। रिवर पे है, ये कोई 730 मेगावाट का है, चंद दिन पहले कंप्लीट हुआ है फॉर एग्जांपल। तो और ये जो बिजली हमारी होगी ये कितनी की हमें पड़ेगी? मैक्सिमम 4 PKR पर यूनिट। मैक्सिमम 4 PKR पर यूनिट की पड़ेगी।
और साथ में ये भी बता दो 2030 तक एटलीस्ट 60%, at least 60% of electricity would be from hydroelectric source. 2030 तक हम 60% बिजली प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ये पाकिस्तान की जो एनर्जी पॉलिसी है, एनर्जी पॉलिसी 2030 कोट कर रहा हूं, एनर्जी पॉलिसी 2030। 60% हम किससे करेंगे? पानी से। 4500 मैंने थोड़ी देर पहले बताया विंड से प्रोड्यूस करेंगे, विंड से। इसी तरीके से 5000 मेगावाट, 5000 मेगावाट हम सिविल न्यूक्लियर से करेंगे। इसी तरीके से एटलीस्ट कोई 2500 टू 3000 मेगावाट हम विंड सर ये कहते हैं सोलर से करेंगे। और फिर ओनली 10%, सिर्फ 10% बिजली हम क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन से करेंगे, यानी गैस, ऑयल या वगैरह इन सोर्सेस से करेंगे। और ये उसमें ऑयल नहीं होगा, उसमें गैस नहीं होगा, वो सिर्फ लोकल कोल होगा। लोकल कोल। कौन सा कोल? थर्ग वाला कोल जो हमारे पास है वो। 2030 तक हम अपने बिजली के प्रोडक्शन सिस्टम को कंप्लीटली ओवरहॉल करने वाले हैं। ओवरहॉल। जो अभी ऑयल, गैस और कोल पे डिपेंडेंसी है, 2030 तक वो खत्म हो जाएगी और हम नॉन हाइड्रोकार्बन सोर्सेस पे जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? पानी। So cheaper electricity production means cheaper electricity production means cheaper production of goods. आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर प्रोडक्शन होगी। बिजली चीपर मींस चीपर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फिर डोमेस्टिक कंज्यूमर पे लेस बर्डन होगा, लेस बर्डन ऑन द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। कमर्शियल कंज्यूमर पे बर्डन कम हो जाएगा, सर्कुलर डेट हमारा खत्म हो जाएगा, हुकूमत पे वो बर्डन नहीं रहेगा, एंड गो ऑन। So we need to build dams in order to produce cheaper electricity. डैम्स के साथ मैंने लिंक किया। 3 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। पॉइंट्स को इतने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 4th पॉइंट पे जा रहा हूं। व्हाई वी नीड डैम्स? टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लड। अगर हमने फ्लड्स की इंटेंसिटी को कम करना है, फ्लड्स के डैमेजेस को कम करना है, वी नीड डैम्स। To reduce the intensity of floods, we need dams. अच्छा, फ्लड्स 2 किस्म के हैं, पहले ये क्लियर कर दें। अर्बन फ्लड्स, दूसरा फ्लड्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में फ्लड्स आना। अर्बन फ्लड्स क्यों आते हैं? अब मैं पहले फ्लड्स क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद डैम्स के साथ लिंक करूंगा। अर्बन फ्लड्स क्यों आते हैं? मोर रेनफॉल, मोर रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल 2020 में जो
कराची में फ्लड्स आए 2020 में, 93 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है। 93 इयर्स रिकॉर्ड बिन ब्रोकन। इतने ज्यादा मिलीमीटर बारिश हुई कराची में, फ्लड्स आए। और यही चीज हम देखते हैं लाहौर में फ्लड्स आते हैं, या हैदराबाद में, या किसी और शहर में, या रावलपिंडी में। उसकी बड़ी वजह क्या होती है? मोर रेन फॉल। दूसरी बड़ी वजह फ्लड्स की इन द अर्बन सेंटर्स क्या है? द पुअर सैनिटेशन सिस्टम। जो हमारा सैनिटेशन सिस्टम है वो सीरियसली पुअर है। कैसे? मड फिलिंग होती है, कचरे से बड़े पड़े रहते हैं। जो सैनिटेशन है वो खास तौर पे कराची में वो क्या है? कचरे से बड़े पड़े रहते हैं। लाहौर में हमने यही देखा, रावलपिंडी में हमने यही देखा। और फिर जो मेन सीवरेज हमारा सिस्टम है, जो शहर से पानी को निकालते हैं, वो क्या है? उस पे अर्बनाइजेशन हुई है, इलीगल एनक्रोचमेंट हुई है, इलीगल एनक्रोचमेंट हुई है। कराची में हमने देखा गुजर नाला है, पता नहीं कौन कौन से नाले हैं, जरा देख लीजिएगा। इस यहाँ पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में नाला नाला लई है। तो इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है। इलीगल इंक्रोचमेंट की वजह से जो जो सैनिटेशन है या जो वाटर एग्जिट क्या कहते हैं सोर्सेज हैं, या इसको हम केनाल कहते हैं, वो है, वो क्या है? वो स्क्वीज हो गए हैं, वो नैरो हो गए हैं। दे कैन नॉट फ्लश आउट एनफ वाटर। एक तो वो कचरे से भरे पड़े हैं, दूसरा क्या हुआ है? वो स्क्वीज हो गए हैं बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट। तो इसीलिए शहरों से पानी प्रॉपरली नहीं निकल पाता और पानी फ्लड की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है। इन सब को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? अच्छा, फिर इसका नुकसान क्या पहुंचा 2020 में? मोर देन 70% ऑफ द सिटी वाज अंडर फ्लड्स। कराची 2020 में 70% शहर पानी ने डुबो लिया था। बिजनेसेस रुक गए, डोमेस्टिक लाइफ तबाह हुई। इसी तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और जाते जाओ, रोड्स, पता नहीं क्या क्या तबाही हुई। ठीक करने का तरीकाकार क्या है? नंबर 1, जो सैनिटेशन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर दो। ये जो नाले हैं इनकी प्रॉपर सफाई करो, एक्सपेंशन करो। लैंड माफिया बैठा हुआ है, उनको निकालो। कराची में पहली बार गुज्जर नाला, आप लोग आज सर्च कर लीजिएगा, एक और भी है जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है वो भी, लेकिन गुजर नाला कंप्लीट हो गया है। उस पे हमने जो इलीगल एनक्रोचमेंट हुई थी वो हटा दी। उस नाले को हमने एक्सपैंड किया, प्लस दोनों तरफ पे उनके रोड बना लिए। लेकिन कराची में ऐसे 5 बड़े नाले हैं जिस पे हमने ये करना है, एक नहीं, दो नहीं, 5। और सिर्फ मेन नालों पे हमने ये नहीं करना, जो लोकल सैनिटेशन सिस्टम है वो भी उसी तरीके से हमने क्लीन करनी है, साफ करनी है, इंप्रूव करनी है, रिपेयर करनी है। दूसरा हमने क्या करना है, दैट इज वाटर टैंक्स बनाने हैं अंडर द पार्क्स। पार्क्स के नीचे
वाटर टैंक्स बनाओ। दिस इज अ टेक्निक ग्लोबली अडॉप्टेड। हर मुल्क में जहां पे मेट्रोपॉलिटन्स हैं, मेजर सिटीज हैं, वहां पे क्या होता है, वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं, मोस्टली अंडर द पार्क्स के नीचे बनाए जाते हैं। जब भी एक्स्ट्रा या ज्यादा बारिश हो जाए तो उस पानी को स्टोर किया जाता है। एक तरफ पे तो फ्लड का खतरा खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, दूसरी तरफ पे आपके पास पानी होता है टू क्लीन द रोड्स एंड वाटर द प्लांट्स। प्लांट्स को पानी दो, जो शहर में वाटर प्लांट्स हैं उनको पानी दो, उनके लिए पानी इस्तेमाल होगा। तो दूसरा काम ये करेंगे। अगर हमने लाहौर को, कराची को या बकिया शहरों को फ्लड से बचाना है, ये तरीका है। थर्ड, एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। जो हमारे यहाँ अर्बन सेंटर्स में लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उसको हमने एम्पावर करना है। रिमेंबर, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री, द फ्यूचर ऑफ empowerment of the common people, the future delivery or better delivery, all are linked with strong local government system. Strong local government system का मतलब क्या? Administrative powers दो, financial powers दो, political powers दो। Administrative, financial, political। तो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करो, उसको पैसे दो, कॉन्स्टिट्यूशनली उनका पैसों में परसेंटेज हो। अब हमने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल जो 7th NFC अवार्ड था, आप लोग किसी दिन पढ़ेंगे, कोई ना कोई टीचर हमें से आपको पढ़ा देगा। 7th NFC अवार्ड 2010 में 7th NFC अवार्ड दिया गया 2010 में। उसके तहत क्या था, कोई 4.9 ट्रिलियन, कई जगहों पे आप लोग पढ़ेंगे 4.7 ट्रिलियन, यानी 4,900 अरब रुपए इकट्ठा किए थे हमने। ये जो पिछला साल था, क्योंकि वही 2010 का NFC अवार्ड उस पर अप्लाई होता है। ये कौन से साल में हमने इकट्ठा किया था? 2021 में। अभी तक वही 2010 का NFC अवार्ड अप्लाई हो रहा है। तो हमने इतने पैसे इकट्ठे किए, इनमें से सूबों के पास कितने चले गए? प्रोविंसेस के पास 2.8 ट्रिलियन चले गए। सेंटर के पास कितने रह गए? 2.1 ट्रिलियन। तो 2010 में जो 7th NFC अवार्ड दिया गया, उसके तहत सूबों को बेतहाशा फाइनेंशियल पावर्स दे दिए गए। फेडरेशन को स्ट्रांग करने के लिए जरूरी है कि आप सूबों को फाइनेंशियली एम्पावर करें, जो कि ठीक हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रोविंसेस एम्पावर हुए, लोकल गवर्नमेंट जो एलजी बॉडीज हैं, एलजी बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर नॉट एम्पावर्ड। हमने उनको नहीं किया। यानी सूबों को 18th अमेंडमेंट में या 7th NFC अवार्ड में हमने सेंटर को तो पाबंद किया कि वो 57.5% किसको देंगे? प्रोविंसेस को देंगे अंडर द NFC अवार्ड। सेंटर के पास 42.5% रहेंगे, सूबों के पास 57.5% जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ। प्रॉब्लम क्या हुई?
प्रॉब्लम ये हुई कि हमने लोकल बॉडीज को यानी सूबों को पाबंद नहीं किया कि वो लोकल बॉडीज को भी एक पर्टिकुलर शेयर डिवॉल्व करेंगे। यानी जो सूबे का बजट बनता है 100% बजट में से एटलीस्ट 35% इफ नॉट मोर शुड बी डिवॉल्व्ड टू द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, जो हमने नहीं किया। तो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करो ताकि आपके फ्लड्स वगैरह अर्बन सेंटर्स में फ्लड्स का खतरा मजीद ना हो। ठीक इसी तरीके से फिर हाँ, ये जो मैडम ने लिखा है यह है DMCs, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कराची में DMCs इसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। जो जो जनरल फ्लड्स हमारे यहाँ है वो हर किसी को पता है कि फ्लड्स क्यों आ रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ज्यादा हो जाना, रेनफॉल ज्यादा हो जाना, क्लाइमेट चेंज की वजह से दो बड़े मसले हुए हैं। क्या कहते हैं, पानी के लिहाज से या तो बारिश नहीं होती, डिले हो जाती है, जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा होती है जिससे फ्लड्स बनते हैं। दूसरा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर या तो लेट शुरू हो जाता है या अर्ली शुरू हो जाता है, जिससे फ्लड्स आते हैं। और सबसे खतरनाक फ्लड्स हमने कब देखे? 2010 में। 2010-11 की जो इकोनॉमिक सर्वे थी, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को एज अ सोर्स कोड कर रहा हूं, मोर देन 200 बिलियन PKR लॉस हुआ पाकिस्तान में। मिनिमम 200 अरब रुपए लॉस हुआ। कैसे? एग्रीकल्चरल लैंड हमारे खराब हुए, जो फसलें थी हमारे वो खराब हुई। इसी तरीके से लाइव स्टॉक को बड़ा नुकसान पहुंचा, लाइव स्टॉक को, मवेशी को। तीसरा, डोमेस्टिक लाइफ इफेक्ट हुई, रोड, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इफेक्ट हुआ। 12,000 किलोमीटर के रोड्स डैमेज हुए। 12,000 किलोमीटर, यानी कुछ ज्यादा डैमेज होना, कुछ कम डैमेज होना। 600 ब्रिजेस डैमेज हुए, 600 प्लस ब्रिजेस डैमेज हुए फॉर एग्जांपल। सो फ्लड से हमें बेतहाशा नुकसान पहुंचता है। फॉर एग्जांपल 2010 फ्लड्स। अब टॉपिक के साथ उसको लिंक कर रहा हूं। To save the country from floods, we need dams. कैसे? दियामर बाशा डैम कम से कम 60% चांसेस ऑफ फ्लड्स को रिड्यूस करेगा। दियामर बाशा, दियामर बाशा, तरबेला, दासू, ये सारे याद रखें इंडस रिवर पे हैं। और अगर हमने कलाबाग बनाया, कलाबाग डैम, अगर ये हम सब ये सारे हो गए तो चांसेस ऑफ फ्लड्स इन द इंडस बेसन नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तरबेला आपके पास ऑलरेडी है, दासू बन रहा है, दियामर बाशा बन रहा है, और अगर कलाबाग भी बना दिए तो आपके नेग्लिजिबल हो जाएंगे। मोमंद डैम
कम से कम 60% ऑफ द चांसेस ऑफ फ्लड्स कम हो जाएंगे। कहाँ पे? चारसद्दा, पेशावर, नौशेरा, सॉरी जी नौशेरा भी, और मर्दान, इन इलाकों में फ्लड्स के चांसेस कम हो जाएंगे। रिवर सवात में। So build dams in order to save the country from the intensity or dangers of floods. ये टॉपिक के साथ लिंक पॉइंट था। एक पॉइंट और, उसके बाद फिर ब्रेक करेंगे। And that is to stop the wastage of water. Stop the wastage of water. अगर हमने पानी के वेस्टेज को रोकना है, एंड इंडिया को स्टॉप करना है, फ्रॉम यूजिंग पाकिस्तान वाटर्स, पाकिस्तान की पानी को, यू ना कहिए पाकिस्तान की पानी को, सिर्फ यू कहिएगा वेस्टर्न रिवर्स, वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स, वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स। अगर इसको हमने स्टॉप करना है, हमें क्या चाहिए? बिल्ड डैम्स, डैम्स बनाओ। याद रखिएगा, पूरे एशिया में, साउथ एशिया में नहीं, पूरे एशिया में पाकिस्तान वेस्ट द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू द सी। हम सबसे ज्यादा पानी वेस्ट करते हैं इनटू द सी। कैसे? हमारे यहां जो मेन पानी आता है मई टू अगस्त में आता है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर भी इसी टाइम पे होता है, और रेनफॉल जिसको हम मानसून कहते हैं, मानसून भी इसी टाइम पे होता है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और मानसून की बारिशें इस टाइम में होती है। तो हमारा वर्ल्ड बैंक के सोर्स पर कोट कर रहा हूं, 80% ऑफ द वाटर, द मिनिमम, इन महीनों में है। बकिया 8 महीनों में 20% पानी आता है। इन 4 महीनों में कम से कम 80% पानी आता है। द प्रॉब्लम इज कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी पानी की यूजेज या यूटिलाइजेशन या रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती। Pakistan does not need that much water in those 4 months. Resultantly क्या हो जाता है? पाकिस्तान flush out more than required water into the sea, or the more precious water into the sea. समंदर में हम पानी को जाया कर देते हैं। Now, Pakistan being a coastal country, it has to throw water into the sea. समंदर में हमें पानी फेंकना होगा। पाकिस्तान has to throw water into the sea. समंदर में हमें पानी फेंकना होगा। लेकिन अब वो हमें क्यों फेंकना होगा? To stop the inland incursion, of the sea. जो सी हमारे जमीनों को दबोए जा रहा है, वो रोकने के लिए हमें पानी फेंकना होगा into the sea. लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसके साथ? एक, पाकिस्तान throws more than required water into the sea. जरूरत से ज्यादा पानी हम वेस्ट करते हैं इनटू द सी। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? हम सिर्फ 4 महीने 4 months पानी फेंकते हैं समंदर में,
बकिया 8 महीने पानी नहीं फेंक पाते। और पाकिस्तान जो वेस्ट करता है मोर वाटर इनटू द सी इज अ वीक पॉइंट बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय इंडिया। ये हमारा वीक पॉइंट है जो इंडिया एक्सप्लॉइट करता आया है। जेनेवा कन्वेंशन ऑन रिवर्स या इंटरनेशनल लॉ, जेनेवा कन्वेंशन ऑन रिवर्स बड़ा क्लियरली कहता है। और फिर इंडस वाटर ट्रीटी भी कहता है, इंडस वाटर ट्रीटी IWT, कि इंडिया may use the water of the western rivers if the water need in Pakistan is less। अगर पाकिस्तान में पानी की जरूरत कम हो, लेस हो, तो फिर इट मे यूज द वाटर ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स। वही इंडिया कर रहा है, क्योंकि हम तो पानी समंदर में फेंकते हैं। 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इंडिया हम पे प्रिवेल कर गया। कैसे? कि पाकिस्तान शुड प्रोवाइड द डेटा हाउ मच वाटर इट वेस्ट्स इनटू द सी। हम वो नहीं दे सके। दूसरा, हाउ मच वाटर इट वेस्ट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, हमने नहीं किया प्रोवाइड, क्योंकि वो तो हमारा वीक पॉइंट है। तो अगर हमने वाटर वेस्टेज रोकना है और इंडिया को वायलेशन से रोकना है, एक ही तरीका है, बिल्ड डैम्स। कैसे? दियामर बादशाह डैम 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करेगा। कलाबाग 10 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करेगा। तो जितने ज्यादा डैम्स बनाओगे उतने ज्यादा स्टोरेज, क्या कहते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी होगी, और पाकिस्तान को उतना पानी चाहिए होगा, और उतनी कम वायलेशन इंडिया कर पाएगा, और पाकिस्तान पानी वेस्ट भी नहीं करेगा इनटू द सी। डन? ब्रेक कर लीजिएगा। ब्रेक के बाद हम लोग करेंगे व्हाट आर द हर्डल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, और उसके बाद फिर आपको मैं कराऊंगा पाक इंडिया वाटर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है? ब्रेक कीजिएगा फॉर शार्प 15 मिनट्स। खुद को डिस्कनेक्ट ना कीजिएगा। 15 to 18 मिनट्स ब्रेक कीजिएगा। सबा, यू बेटा कंटिन्यू एजुकेटिंग देम, या जो उनके क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करते जाइएगा। हाँ जी सर, मैं थोड़ी देर में कर